आज व्यू 360 में शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा, पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात में कोई कमी ला सकेगा। कोरोना की पाबंदियां खत्म होने के बाद पहली ईद, लेकिन शहरियों की शॉपिंग महंगाई का शिकार। एक तो यह है कि रेट लिस्ट के ऊपर जो है वो कोई इनका कंट्रोल नहीं है। जो रेट लगा हुआ होता है वो आप किसी से भी कोई चीज़ खरीदेंगे तो वो उस रेट के ऊपर नहीं दे रहा। और जानेंगे कि अमेरिका में बैनुल मज़ाहिब अफ्तार कैसे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में हम आहंगी पैदा कर रहे हैं। ये मुस्लिम कम्युनिटी की तकरीब है, लेकिन यहाँ सबको शिरकत की दावत है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब में है। इस 3 रोज़ा दौरे में उनकी काबीना के अहम अराकीन समेत एक आला सतही वफ़द भी उनके साथ है। लेकिन यह दौरा भी एक ऐसे वक्त में ही हो रहा है जब पाकिस्तान को बढ़ते हुए मालियाती और तजारती खसारे का सामना है। इस दौरे में इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक के आला हुक्काम के दरमियान मुलाकातें होंगी। गुज़िश्ता बरस सऊदी अरब ने ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा देने के लिए पाकिस्तान को $3 अरब दिए थे। इसके अलावा भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल ख़रीदने के लिए $1 अरब 20 करोड़ फ्राहम कर रखे हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत की यह कोशिश होगी कि सऊदी अरब की तरफ से इजाफी माली मुआवनत और तेल की ख़रीदारी के लिए $1 से $2 अरब की मज़ीद माली इमदाद मिल जाए। पाकिस्तान के मौजूदा मुश्किल माली हालात में सऊदी अरब की तरफ से माली मुआवनत और IMF प्रोग्राम की बहाली कहाँ तक पाकिस्तानी मईशत को सहारा दे सकते हैं, इस पर बात करने के लिए अटलांटिक काउंसिल के पाकिस्तानी इनिशिएटिव के डायरेक्टर उज़ैर यूनुस इस वक्त हमारे साथ हैं। उज़ैर, शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के दौरे के वो क्या नताइज हो सकते हैं जिनसे पाकिस्तान के लिए ये दौरा कामयाब समझा जाए? तो $3 अरब की जो डिपॉजिट्स हैं उसका रोल ओवर करना है। डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स की जो दी हुई थी उसकी एक्सपेंशन वो सीख करेंगे और मेरा अंदाज़ा ये है कि उसके एडिशनली उसके साथ जो है वो $2 या $3 अरब के एडिशनल डिपॉजिट शायद आए सऊदी अरब से। तो $5 अरब से ज़्यादा का टोटल पैकेज बनता है अगर ये सब हो। तो इसीलिए इस पर बातचीत होगी और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि सऊदी हुक्काम जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त सपोर्ट करेंगे। तो किन बेसिस पे आप समझते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त सपोर्ट करेंगे सऊदी हुक्काम? देखिए, 2 मेन इंडिकेशंस हैं। एक तो ये कि अगर आप मिस्र में देखें तो सऊदी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर ने कुल मिला के कोई $20 अरब मिस्र को दिए सीसी हुकूमत को, उनको स्टेबलाइज करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर सऊदी जो रिलेशनशिप है उसमें उतार चढ़ाव आया पिछले 3 साल में। शाह महमूद कुरैशी के बयानात थे, इमरान खान साहब का ईरान की तरफ रुझान और मलेशिया और तुर्की की तरफ रुझान, तो उसकी वजह से कुछ अनईज थी सऊदी अरब में। अब जो शरीफ खानदान इज़ बैक इन पावर, तो उनका ताल्लुक है पुराना हाउस ऑफ सऊद के साथ। तो एक पर्सनल रिलेशनशिप है। आपने देखा होगा कि तुर्की के एर्दोगान भी सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हैं। तो एक तरह से रीअलाइनमेंट हो रही है और सऊदी अरब मेरे अंदाजे के मुताबिक चाहेगा कि वो स्टेबलाइज करने में अपना किरदार अदा करे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में इस वक्त ईंधन की कमी है, इस वक्त लोड शेडिंग जो है हम देख रहे हैं पीक पे है। सऊदी तेल अगर डेफर्ड पेमेंट्स पे मिलता है, डिलेड पेमेंट्स पे मिलता है, तो इससे किस हद तक पाकिस्तान की मुश्किलात आप समझते हैं एनर्जी सेक्टर के हवाले से कम हो सकती हैं? इस वक्त जो एनर्जी सेक्टर में इश्यूज़ हैं वो सप्लाई चेन के इश्यूज़ हैं। कुछ चीज़ें ऑर्डर नहीं की गई थी टाइम पे, कुछ प्राइस रिलेटेड हैं। तो हुकूमत वो तो एक अलग साइड पर है। जो सऊदी इमदाद आएगी उससे इम्पैक्ट ये होगा कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं जो इस वक्त 2 महीने के इंपोर्ट कवर से भी कम हो चुके हैं, उनको सपोर्ट मिलेगी। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, अगर डिफर्ड ऑल पेमेंट्स पे ऑयल आता है तो उस पर थोड़ा नियर टर्म में इम्पैक्ट बेहतर होगा। तो उसकी एक्सटर्नल सेक्टर जिसे हम कहते हैं उसमें स्टेबिलिटी आएगी। पाकिस्तान का जो यूरो बॉन्ड है जो कि तकरीबन 70% ऑफ पार वैल्यू पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, उसमें बेहतरी आएगी। तो जो ओवरऑल डॉलर मार्केट में पाकिस्तान की जो पोजीशन है जो इस वक्त काफ़ी वीक है, रिजर्व्स वीक हैं, उनमें बेहतरी आएगी अगर सऊदी से इमदाद मिलती है। और फिर ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन ये है कि IMF के प्रोग्राम के साथ साथ पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब चीन भी जाएं, तो अगर सऊदी से इमदाद मिलती है तो चीन से भी अनलॉक होने का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। तो उज़ैर, अगर IMF, सऊदी, उसके बाद चाइना, ये तीनों जो हैं पॉजिटिवली प्ले करते हैं अपना रोल जिस तरह का पाकिस्तान को चाहिए या जिस तरह का पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है, और कर्ज़ों में 1 साल की छूट भी मिल जाती है, तो अगले साल भी तो पाकिस्तानी मईशत फिर इसी तरह की सिचुएशन से निमट रही होगी। और अगर हम इलेक्शन साइकिल से इसको कंपेयर करते हैं तो हर इलेक्शन साइकिल में सिचुएशन तो यही बनती है।
यही रहेगी और इंस्टेबिलिटी जो है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, वो चलती रहेगी। अब इस वक्त हुकूमत का जो मेन गोल है वो है कि क्राइसिस से मुल्क को निकाला जाए, किसी तरह समर से पहले, गर्मियों की छुट्टियों से पहले स्टेबिलिटी लाई जाए और इलेक्शन से पहले फिर वो कुछ ऐसे काम करें जिसपे लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि मईशत सीधे रास्ते पर है। लेकिन इसमें एक एक्सटर्नल फैक्टर बहुत क्रिटिकल है, वो है कमोडिटी मार्केट प्राइसेस। तेल, LNG, गंदम, इन सब की कीमतें रूज पर हैं और वो नीचे नहीं आ रही। तो अगर वो बढ़ती रही तो ये जो इमदाद आ रही है ये भी शायद कम हो और पाकिस्तान की मईशत को और मसाइल का सामना करना पड़े। उज़ैर, लास्ट पे पाकिस्तान की वफाकी शरई अदालत ने कल एक फैसला दिया इस हफ्ते में, जो हमने देखा कि 5 साल के अंदर हुकूमत सूद से पाक बैंकारी निज़ाम मुतारिफ करवाए। कैसे मुमकिन हो सकता है ये, और अगर हुकूमत इस पर अमल दरामद करना भी चाहती है तो क्या लाया अमल होगा इसके लिए? ये तो जो है बड़ा मुश्किल काम होगा और ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो शरीयत अदालत ने जो कहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनली बात बनती है। अब वो उसको कैसे डील करते हैं, क्या करते हैं, ये देखना होगा, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ना सिर्फ अंदरूनी तौर पे बल्कि बैरूनी तौर पे वेस्टर्न मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो आप शरह सूद को कैसे ख़त्म करेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल काम होगा आने वाले सालों में। बहुत शुक्रिया उज़ैर यूनुस साहब का इस हवाले से हमसे बात करने का और ख़ास तौर पे इस वक्त पाकिस्तान के जो मुआशी मुश्किलात हैं और जो इशूज़ हैं उस पर अपना एनालिसिस देने का। थैंक यू। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्राइडार, जीती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। 360 में आप सबको खुशामदीद। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना से मुताल्लिक पाबंदियों और खदशात में कमी के बाद इस रमज़ान में गुज़िश्ता 2 सालों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा लोग बाज़ारों में रमज़ान की शॉपिंग में मसरूफ़ नज़र आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हालिया महंगाई ने ख़रीदारों की अक्सरियत को किफ़ायतशारी पर मजबूर किया है। इस महंगाई में इजाफे के अवामिल हैं क्या, जानने की कोशिश की इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे नज़रुल इस्लाम ने। हर रमज़ान की तरह इस बार भी छोटे बड़े कारोबारों ने ख़रीदारों को राग़िब करने के लिए रियायती कीमतों का दावा किया, और हर बार की ही मानन इस बार भी ख़रीदारों को महंगाई की शिकायत रही। ताहम इस्लामाबाद की रिहायशी फौजिया अहमद कहती हैं कि महंगाई ने उनके बजट को इससे पहले कभी इतना मुतासिर नहीं किया। ईद करीब आ रही है तो जनरली बहुत चीज़ें महंगी हुई हैं और इसने सारे पाकिस्तान को अफेक्ट किया है, चाहे कोई किसी भी फाइनेंशियल कैपेसिटी में है, लेकिन हर एक को उसने अफेक्ट किया। 1-2 तरह की कोल्ड ड्रिंक्स यानी रूह अफ़ज़ा हो, शरबत हो गया, स्कंजबीन हो गई, मेहमानों के लिए ये सब होता था, लेकिन अब मेहमानों के लिए भी हम इससे आधे पे आ गए। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि अखराजात पूरे करने के लिए कीमतों में इजाफा उनकी मजबूरी है। हर साल रमज़ान में अमूमन पीछे से तमाम जितने भी आइटम्स हैं, जैसे घी हो गया, मैदा वगैरह हो गए, जितने भी हमारे परचून के आइटम हैं, जब ये महंगे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें भी अपने अखराजात लाजमी इजाफा हो जाता है, तो फिर हमें भी रेट में इजाफा करना पड़ता है, मजबूरी है। मतलब ये एक किस्म की पीछे से चैन चलती है जो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आवाम तक वो महंगा आइटम पहुँचता है। मतलब एक किस्म की एक चैन है। हमें दीगर चीज़ें महंगी मिलती हैं, आटा, घी, चीनी वगैरह जो भी हमारे इस्तेमाल के जो आइटम है, मतलब पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा महंगे थे, तो लाजमी हमें आवाम तक ये महंगाई आइटम पहुँचाने पर मजबूर हुए हम लोग। अगरचे हमेशा की मानन हुकूमती कारकर्दगी और दीगर अंदरूनी अवामिल को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, रूस की यूक्रेन में जंग को भी क्रेडिट दिया जा रहा है, लेकिन ये सवाल कि यूक्रेन की जंग के असरात का पाकिस्तान की महंगाई में कितना हाथ है, इस पर वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने वाले माहिरीन की राय मुख्तलिफ है। यूक्रेन और रशिया की वार का वो पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा नहीं आया,
क्योंकि अभी तक हम इम्यून है कि हमारा उससे उस खेती के साथ हमारा कुछ तिजारत का इतना ज़रा तल्लक नहीं था, ना ही हम वहाँ से ऑयल लेते थे। मगर हाँ, जो हमें अभी ख़तरा नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब गंदम की हमें ज़रूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में, उसी इलाके में जंग लगी हुई है, तो उसमें फिर हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान जो है लास्ट ईयर पाकिस्तान यूक्रेन और रशिया से जो वीट की काफ़ी बड़ी मकदार उनसे इंपोर्ट की थी, और इसके अलावा पाकिस्तान यूक्रेन से चिक पीस जिसको काबली चना कहते हैं वो इंपोर्ट करता है। फिर इसके अलावा येलो पीस है, सनफ्लावर का सीड भी है, बार्ले के भी है। तो ये तमाम चीज़ें अब आना बंद हो गई और उससे जो है लोकल जो चीज़ें जो दूसरी जगह से ये आ रही थी वो महंगी हो गई, और उसके बाद फिर लोकल मार्केट में जो है महंगाई बढ़ी। यही वजह है कि हमने देखा कि मार्च के महीने में इन्फ्लेशन के नंबर जो हैं वो 12.75 तक चले गए हैं, और आगे जो इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है उसकी वजह से और मज़ीद महंगाई होगी। इधर शहरियों को मुकर्रर निर्खों पर मियारी अशिया खुर्दनोश फराहम करने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ मकामात पर सस्ते बाजार कायम किए, ताहम आम लोग इन सरकारी इक़दामात से खुश नज़र नहीं आते। मेरा दूसरा दिन है यहाँ पे विज़िट है सस्ते बाज़ार का, तो मैंने जो चीज़ फील की है उसमें यह है कि यहाँ क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। मतलब फ्रूट भी आप देखें तो वो मतलब इतनी अच्छी मेयार का नहीं है। इसमें अव्वल और दोम जो है, एक तो ये है कि रेट लिस्ट के ऊपर जो है वो कोई इनका कंट्रोल नहीं है। जो रेट लगा हुआ होता है वो आप किसी से भी कोई चीज़ खरीदेंगे तो वो उस रेट के ऊपर नहीं दे रहा, यानी चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये तो आवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। मुल्क भर में कोरोना की आलमी वबा के असरात में कमी के आने के बाद मार्केटों में अगरचे अवाम का रश काफ़ी ज़्यादा है, ताहम लोगों का कहना है कि महंगाई के बायस उनकी क़ुव्वत ख़रीद बुरी तरह मुतासिर हुई है। वो बहुत कम अशिया ख़रीदने पर इक्तिफ़ा कर रहे हैं। फौजिया अहमद ने महंगाई से निपटने के लिए एक अलग तरीका अपनाया है। उनका कहना है कि महंगाई के बायस उनका दस्तरखान मुतासिर ज़रूर हुआ है, ताहम वो गोश्त जैसी महंगी अशिया के मुतबादल के तौर पर ऐसी प्रोटीन रखने वाली सस्ती अशिया ख़रीद कर अपने दस्तरखान और सेहत को एडजस्ट करती हैं। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। रमज़ान के महीने में मुसलमान आबादी वाले अमरीकी इलाकों में बैनुल मजहबी अफ्तार बहुत आम है। इसका मकसद मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों में हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। नीलोफर मोगल हमें ले जा रही हैं अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC के करीब रियासत मैरीलैंड में होने वाली एक इंटरफेथ अफ्तार की तकरीब में। ये मनाजिर अमरीकी रियासत मैरीलैंड के शहर रॉकविल में होने वाले एक बैनुल मज़ाहिब इफ्तार के हैं, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और रंग व नस्ल के लोग इकट्ठे हुए हैं। अमरीका जैसे मुतनव्वो मुआशरे में मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वालों के बीच हम आहंगी पैदा करने के लिए ऐसी तकरीबात सिर्फ खाने पीने के लिए मिल बैठने का जरिया नहीं। हमें सिर्फ एक दूसरे का ख्याल करने की ज़रूरत है। हमें नफरत से आगे बढ़कर एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए अपने बीच मौजूद तफरुकात की सरहदों को उबूर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे नैरेटिव बहुत होता है कि मुसलमानों का क्या रिलीजन है, क्या सोचते हैं, क्या कर, तो जितने ही इफ्तार हैं दे प्रमोट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर। कोविड-19 की वबा की वजह से गुज़िश्ता 2 साल किसी भी तरह की बड़ी सरगर्मियों समेत बैनुल मज़ाहिब इफ्तार मुनक्किद नहीं किए जा सके, लेकिन आज तवील वक्फे के बाद एक बार फिर यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले कम्यूनिटी रहनुमा, सियासतदान और समाजी कारकुन बैनुल मज़ाहिब यकजहती के इजहार के लिए जमा हुए हैं। इनमें यहूदी, मसीही, हिंदू और सिख शामिल हैं। ये मुस्लिम कम्युनिटी की तकरीब है, लेकिन यहाँ सबको शिरकत की दावत है। इसमें मुझ जैसे लोग भी शामिल हैं जो कम्युनिटी के साथ शराकत करने वाली गैर मुनाफा बख्श तंजीमों के लिए काम करते हैं। ये वो चीज़ है जिसकी कम्युनिटी को ज़रूरत है, कताए नज़र इसके कि इनके मज़ाहिब क्या हैं। हर कोई दूसरे लोगों के अकीदे को वाकई जानने के लिए बेचैन है। सियासी शख्सियात के लिए ये मुस्लिम कम्युनिटी को अमरीकी मुआशरे में जम करने की अहमियत पर रोशनी डालने का भी एक अहम मौका था। मेरे ख्याल में इस किस्म की बैनुल मज़ाहिब तकरीबात बिल्कुल नागुज़ीर हैं। इसकी मदद से हमें एक दूसरे को जानने में मदद मिलती है। इसी तरह हम एक दूसरे की रस्म व रिवायात, मजहबी और नस्ली रिवायात को जानते हैं और सराहते हैं। हम साल हा साल तक ऐसा करते रहेंगे। मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का एक जगह इकट्ठा होना बहुत मुतासिरकुन है। मंटगमरी काउंटी मुस्लिम फेडरेशन और मंटगमरी काउंटी मुस्लिम काउंसिल ने काउंटी एग्जीक्यूटिव की शमूलियत से इस इंटरफेथ इफ्तार का एहतमाम किया था। मंटगमरी काउंटी मुस्लिम काउंसिल की बुनियाद 9/11 के बाद मुसलमानों की अमरीकी मुआशरे में खिदमत को नुमाया करने के लिए और सियासी राब्तों के लिए रखी गई थी, क्योंकि हमें लगा कि उससे बहुत हमें फ़ायदा होगा
यहाँ इंटरफेथ के लिहाज से। फिर हमने उस वक्त से एक तो काम शुरू किया सोशल वर्क का, ये इफ्तार शुरू की। ये इफ्तार हो रही है कम से कम 10-12 साल से। और यहाँ एक बात नज़र आती है कि आप थोड़ा सी कोशिश करते हैं और नतीजा इसका बहुत बेहतर होता है। मुंतज़मीन का कहना है कि शुरका में बहुत से लोगों को रमज़ान के बारे में जानने का मौका मिला जो वो पहले नहीं जानते थे। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, रॉकविल, मैरीलैंड। सिर्फ मुसलमानों के मराकज़ ही नहीं, कम्युनिटी सेंटर्स ही नहीं या तंजीमें ही नहीं, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो स्टेट गवर्नर्स या जो अहदेदार हैं, हुकूमती अहदेदार, स्टेट के अहदेदार, पाकिस्तान की एम्बेसी, सब के सब इस तरह के इंटरफेथ इफ्तार जो हैं वो डिनर होस्ट करते हैं ताकि ये इंटरफेथ हार्मनी जो है उसको बढ़ाया जा सके। न्यूयॉर्क की बात करते हैं। 9/11 के वाक़े के बाद न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट पर मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक रवा रखने के इल्ज़ामात लगे थे। पुलिस की तरफ से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की कुछ मुसलमान आबादियों की मुसलसल निगरानी भी की गई, जिसके बाद पुलिस और मुसलमान कम्यूनिटी के दरमियान ताल्लुकात शुकूक व शुबहात का शिकार रहे। उन्हें बेहतर करने के लिए पुलिस और कम्यूनिटी दोनों ही तरफ से कोशिशें जारी हैं और रमज़ान के महीने में पुलिस हेडक्वार्टर में इफ्तार का एहतमाम भी इसी सिलसिले का एक हिस्सा है। ये कोशिशें किस हद तक कामयाब हो रही हैं, अंशुमन आप्टे ने जानने की कोशिश की। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स में कुरान की तलावत। मौका था न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की मुस्लिम ऑफिसर्स सोसाइटी की जानिब से ऑर्गेनाइज किए जाने वाले रमदान इफ्तार डिनर का। NYPD के मुसलमान पुलिस ऑफिसर्स हर साल इस इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। सबसे डाइवर्स जो पुलिस डिपार्टमेंट है मुल्क में वो यही है NYPD, और ये आपको शो कर रहा है कि किस तरह आप एक तरह हर एक कल्चर को, हर एक रिलीजन को आप वेलकम करते हो और उसको आप अकोमोडेट करते हो। ये अपने मजहबी त्यौहार रमज़ान को मनाने के लिए मज़ीद लोगों के साथ मुलाकात का और इसी तरह अपने साथियों के साथ मिल बैठने का एक अच्छा मौका है। पिछले कुछ सालों में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने न्यूयॉर्क में रहने वाले मुसलमानों का एतमाद जीतने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें NYPD में मुसलमान ऑफिसर्स की तादाद बढ़ाना और उनकी मजहबी ज़रूरतों का ख्याल करना शामिल है। ये पुलिस हेडक्वार्टर है, यहाँ एंटर होना भी जो था वो लोग डरते थे कि हम पुलिस हेडक्वार्टर जा रहे हैं, तो लेकिन अब यहाँ ऐसा है कि आप देखें तो अजान है यहाँ, या इस हेडक्वार्टर के ऊपर फ्लोर पे हमारे एक जगह मखसूस की गई है, उस पर जुम्मे की नमाज होती है। We are working right now. मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ और ये बहुत ही अच्छा पैगाम है कि हम काम करते हुए भी इफ्तार अटेंड कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा वक्त पर गश्त के लिए निकल सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। Which is really great to us. NYPD मुस्लिम ऑफिसर्स सोसाइटी की जानिब से ऑर्गेनाइज किए गए इस इफ्तार डिनर में NYPD कमिश्नर और दूसरे आला ओहदेदार भी शरीक हुए। ये ताउन और यकजहती की एक मिसाल है। हमें फ़ख्र है कि हम एक डिपार्टमेंट की हैसियत से इसमें शामिल हुए और अलग अलग कम्युनिटीज़ को मुत्तहिद करने में मददगार साबित हुए। हिस्ट्री में जंक्चर्स आए हैं जहां दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ जब कोऑपरेशन की है तो रिश्तों में मज़ीद मजबूती हुई है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तानी अमेरिकन एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर बसते हैं अमेरिका में, और हमारी कम्युनिटी एक ब्रिज है बिटवीन द टू कंट्रीज। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। बेसहारा ख़वातीन को छत देने से लेकर लावारिस बच्चों को गोद लेने तक बिल्किस ईदी का नाम इंसानियत की खिदमत में हमेशा रोशन रहेगा। अब्दुलसत्तार ईदी के साथ अपनी ज़िंदगी और इंसानियत की खिदमत का सफ़र शुरू करने वाली बिल्किस ईदी 2 हफ्ते पहले वफ़ात पा गईं। उनके ज़ेर निगरानी चलने वाले सेंटर्स हों या मीठा दर पर उनके साथ रहने वाले लावारिस बच्चे, उन सब के लिए ईद की तैयारियां उनकी बिल्किस मम्मी ने ही की थी। तफसील जानते हैं सिद्रा डार की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एम्बुलेंस नेटवर्क चलाने वाले फलाही इदारे ईदी सेंटर में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। ईदी सेंटर के मरहूम बानी की ज़िंदगी की साथी बिल्किस ईदी की वफ़ात के बाद काम रुका नहीं, लेकिन एक खला ज़रूर पैदा हुआ है। इनकी कमी तो बहुत महसूस हुई। हज़ारों बच्चों की मम्मी कहलाने वाली बिल्किस ईदी जहां अपने प्यारों को अकेला छोड़ गईं, वहीं उनकी जिम्मेदारियों को अब उनकी बहू सबा फैसल ने इस अज़्म के साथ संभाला है कि वो अब्दुल सत्तार ईदी और बिल्किस ईदी के मिशन को जारी रखेंगी। लेकिन इस बार आने वाली मीठी ईद सेंटर के रज़ाकारों के साथ साथ सबा के लिए भी फीकी है। तो पिछले 25 साल से मैं इनके साथ ही होती थी। बुलाने से तो रही वो चीज़ें जो मम्मी के साथ मैंने मम्मी से सीखा, जो कुछ तो वो तो मैं कभी भूल नहीं सकती। जोहराबाजी को आज से 45 साल कबल शौहर ने 2 बेटियों के साथ घर से निकाल दिया था। वो अपनी बेटियों के साथ बिल्किस ईदी के पास आई थीं। यहीं उन्होंने नर्सिंग सीखी, बेटियों की शादियां की और घर के एक फ़र्द की तरह बिल्किस ईदी का हाथ बटाया। एक दिन बैठती थी सामने, तो में लड़कियों को रखना, मुझे रौनक चाहिए, मुझे रौनक चाहिए। अब कब्रिस्तान में तो अकेली रौनक, तो रौनक क्या गई रौनक, इसको रौनक नहीं चाहिए थी, इसको याद ही नहीं आई हमारी, कैसे चली गई छोड़ के हमको। नुज़हत का अपनी मुंह बोली माँ बिल्किस ईदी के साथ 23 बरस का साथ है। मैं अक्सर कहती थी, लोग कहेंगे आपकी बेटी काली है, आप गोरी हैं, तो बोलती चल तेरे ऊपर बहुत नमक है, तू समझती नहीं है अभी। तो वो बहुत प्यार करती थी, वो हर बंदे से इतना प्यार करती थी, हर शख्स समझता था कि शायद ये मुझसे ही इतना करती है। हर बरस ईद से चंद रोज़ पहले की गहमा गहमी इस सेंटर का एक मामूल थी। मीठा दर के इस सेंटर में ईद की ये सारी तैयारियां बिल्किस ईदी अपनी ज़िंदगी में ही करके गई थीं, ताकि हर ईद की तरह ये त्यौहार भी बच्चों के लिए खुशियों से भरा हो। सब पहले जैसा तो है, लेकिन अब वो बिल्किस नहीं जिन्हें ये बच्चे मम्मी कहकर ईदी वसूल किया करते थे। तारा और सवेरा ने अपने वालिदैन को नहीं देखा, उन्हें सिर्फ ये मालूम है कि ये इनका घर है और इनकी माँ बिल्किस थी जिन्होंने इनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। हर बच्चा उनका लाडला। हम लोग जब भी हम लोग जाते थे, हमें कोई मना करने आता, हम उनका मना करते, मेरी बेटियों का नहीं मना करे, आने दो हमारे पास। एक से एक चीज़ हमें खिलाती थी, एक से एक बाहर घुमाने लेके जाती थी, हर चीज़ की हमारे साथ। हमें जो चीज़ चाहिए थी हमें वही देती थी, किसी चीज़ की हमें कमी नहीं की, हमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं दी, हर चीज़ दी, चूड़ियाँ, मेहंदी वगैरह सब कुछ। हमें जो कपड़े चाहिए थे हमें वही देती थी हम। सबा फैसल के मुताबिक खुशियाँ बांटने वाली मिसाली शख्सियत तो नहीं रही, लेकिन वो इस ईद को बच्चों के लिए किसी तौर बेरंग देखना नहीं चाहती। मम्मी को बच्चे सजे संवरे बहुत अच्छे लगते थे। ये नहीं कि मम्मी का इंतकाल हुआ है, बच्चे हैं, बच्चों की तो ईद होती ही है। तो मैंने कहा नहीं, मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा कि ना आप ऐसे अफसरदा और बच्चे ऐसे ही ना घूमें। तो मैंने कहा कि नहीं, सारे सेंटरों में आप बच्चों की सारी तैयारी, चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े वगैरह और ये सारी ऐसी ही तैयारी करें कि बच्चे खुश हों तो मम्मी की रूह भी खुश होगी। अगरचे इस इदारे की छत के नीचे एक नई ज़िंदगी पाने वाले बच्चे और औरतें इस ईद पर ख़ुद को बिल्किस की बिना अधूरा तस्वुर कर रहे हैं, ताहम उनकी और उन जैसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को मुकम्मल बनाने का जो सिलसिला मरहूमीन बिल्किस और अब्दुल सत्तार ईदी ने शुरू किया था, वो कहीं रुकता नज़र नहीं आता। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खिते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।